दोस्तों हमने आज ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने इस टॉपिक को आपके लिए डायग्राम और मैप के द्वारा समझेंगे दोस्तों हम उसको। टॉपिक का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी बच्चों को टफ पड़ता है, तो मैंने इसको मैप और डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैंने एक टेस्ट रखा है जो कि इस टॉपिक से आने वाले अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं उनको शामिल किया है और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो उनको मैंने शामिल किया है। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के टॉपिक को हमेशा के लिए दोस्तों इस टॉपिक से छुटकारा पाइए। तो अक्षांश एवं देशांतर जो टॉपिक है ये दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ये बेसिक का टॉपिक है। मतलब अगर आप ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये अक्षांश एवं देशांतर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आपको अक्षांश और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप ज्योग्राफी में जलवायु, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ताप कटिबंध, डिस्टेंस और ये टाइम मेजरमेंट, लोकेशन डिफाइन, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो अक्षांश एवं देशांतर का नॉलेज आपके लिए वैल्यूबल है। दोस्तों मैंने सबसे पहली स्लाइड में अक्षांश एवं देशांतर की जो की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको रखा मैंने। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने रखे हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा दूरी मापन। मतलब जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है उसका पहला इंपॉर्टेंट टर्म है दूरी मापन। ठीक है दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहली स्लाइड में इसलिए रखा है ताकि आप इस ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का इंपॉर्टेंस समझ सको, ये कौन कौन से उसमें काम में आता है और उसके अलावा इसका कौन कौन से इससे किस टॉपिक तक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों दूरी मापन, ठीक है, आपने देखा होगा जीएमटी लाइन को बेस मानकर हम जो यामोत्तर रेखा होती है उनसे समय का मापन करते हैं, उसमें हम देशांतरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ताप कटिबंध आपने देखा होगा कि विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनको अलग अलग कटिबंधों में रखा जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, जैसे कि हमारा इंडिया वो यहाँ पर है तो ये शीत कटिबंध सॉरी उष्ण उष्ण कटिबंध में आता है। इसी प्रकार जो नॉर्थ पोल वाले रीजन है, ठीक है, वो शीत कटिबंध में आते हैं। इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा, तो इन्हें कटिबंधों में अलग अलग जोन्स में जो डिवाइड किया गया है वो लैटिट्यूड के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आप अगर पृथ्वी के गोलार्ध पर, ग्लोब पर कोई भी लोकेशन फाइंड करोगे तो आपके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नॉलेज होना जरूरी है। तो कैसे लोकेशन फाइंड करते हैं और कैसे इसको हीट जोन्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं, दूरी मापन, समय मापन, आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। अभी तो आपको केवल ये की पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि अक्षांश और देशांतर के ये की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम अक्षांशीय रेखाएं, कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं। मैंने दोस्तों इसमें अक्षांशीय रेखाएं बिल्कुल विजुअल तरीके से और डायग्रामिक तरीके से लिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखने की कृपा करें। अक्षांशीय रेखा मैंने इसमें लिए हैं, तो हम अक्षांशीय रेखाओं को समझेंगे कि अक्षांशीय रेखा कहते किसे हैं और ये पृथ्वी पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं, क्या इनका इंपोर्टेंस होता है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, देशांतर रेखाओं से ये कितनी डिफरेंस होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को दोस्तों हम अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। तो ये काल्पनिक रेखा है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है दोस्तों, ना कि कोई, ठीक है दोस्तों, ये इमेजिनरी लाइन है, कोई फिजिकली तौर पर ये खींची नहीं गई है, बल्कि ये पृथ्वी के गोलार्ध पर खींचे जाने का जो कारण है वो यही है कि पृथ्वी पर जो हीट जोन्स होते हैं, टाइम, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को डिफाइन, जलवायु, ठीक है, अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए जो ग्लोब है उसको अलग अलग लेटीट्यूड्स में डिफाइन किया गया है। ठीक है, पृथ्वी को इस तरह के लेटीट्यूड्स में बांटा गया है। ठीक है, इनको दोस्तों जोन बोलते हैं। जो दो अक्षांश होती हैं उनके जो बीच का क्षेत्र होता है उनको जोन बोला जाता है। ठीक है, हमने अभी देखा कि जो भूमध्य रेखा होती है उससे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा एरिया आता है, तो उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो कटिबंध ये जोन ही है दोस्तों। तो ये काय के आधार पर, ये सूर्य का जो ताप मिलता है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर दोस्तों बिल्कुल सीधी पड़ती है। उसके बाद कर्क रेखा से ये नॉर्थ की ओर क्षैतिज होने लगती है और मकर रेखा से दोस्तों ये नीचे साउथ लैटिट्यूड की ओर क्षैतिज होने लगती है। तो इन्हीं के आधारों पर जो ग्लोब पर विभिन्न अक्षांशीय रेखा खींची गई है। ठीक है, ये इनका वो है। तो अब आपको ये जानना है कि दोस्तों कितनी अक्षांशीय रेखाएं और कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं आपको याद रखनी है। दोस्तों जो बिल्कुल बीचों बीच से जो अक्षांशीय रेखा गई है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये दोस्तों पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उनको क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, मतलब उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार दोस्तों 0 डिग्री से नीचे वाले लैटिट्यूड हैं उनको क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर दोस्तों 90 डिग्री एंगल बनते हैं, मतलब ऐसे 0 डिग्री से 1 2, इसी प्रकार यहाँ पर नॉर्थ पोल 90 डिग्री तक, 90 जो लैटिट्यूड्स हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा उससे अगर हम साउथ लैटिट्यूड की बात करेंगे तो इसी प्रकार साउथ पोल यहाँ पर 90 डिग्री है, साउथ पोल तक कितने 90 लैटिट्यूड्स बनते हैं।
ठीक है, 90 मतलब 90 अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा से साउथ की ओर और 90 अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा से नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो टोटल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 180 हो गई। बट इसमें जो 0 डिग्री है ये भी तो एक भूमध्य रेखा है, ये भी तो एक अक्षांशीय रेखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है क्षैतिज काल्पनिक रेखा जो कि समानांतर है, पैरेलल है, तो ये भी तो एक अक्षांशीय रेखा है। तो टोटल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्तों, कि अगर पृथ्वी के ग्लोब पर, ठीक है, खींची गई कुल अक्षांशीय रेखा कितनी है, तो आप देखोगे जो 90 डिग्री का जो एंगल है वो एक अक्षांशीय रेखा नहीं है, उसको एक अक्षांश बोला जाता है, उसको एक लैटिट्यूड बोला जाता है, बट ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब अक्षांशीय रेखा नहीं है दोस्तों। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ वाला और 90 डिग्री साउथ वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या हमने देखी कितनी है? 181, मतलब 90 0 डिग्री से नॉर्थ की लैटिट्यूड्स और 90 0 डिग्री से साउथ वाली लैटिट्यूड्स, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा को शामिल करेंगे तो टोटल अक्षांशीय रेखा कितनी हो गई? 181। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोनों 179। अब 181 में से दो लाइनों को हम कम कर देंगे। कौन कौन सी लाइनों को दोस्तों? कौन कौन सी लैटिट्यूड्स को? तो ये 90 डिग्री नॉर्थ वाले को लो और 90 डिग्री साउथ वाले को, क्योंकि ये ओनली एक बिंदु मात्र है, ये अक्षांशीय रेखाएं नहीं है, ये ओनली बिंदु है। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा होती है जो समानांतर होती है। बट 90 डिग्री नॉर्थ वाला पोल और साउथ वाला पोल ये रेखाएं नहीं है। तो खींची गई अगर रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 179। 181 कुल अक्षांशीय रेखाएं और 181 में से हम दो नॉर्थ और साउथ पोल वाले 90 लैटिट्यूड्स को, ठीक है, घटा देंगे तो 179 हमारे पास खींची गई कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम अक्षांशीय रेखाओं के बारे में कुछ बेसिक चीज़ बातें कर लेते हैं। अक्षांशीय रेखाओं की दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ जाते हैं अक्षांशीय रेखाओं के। जैसे अभी हमने संख्या देखी, तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 181, ये आप याद रखना। लेकिन पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। इसमें से नॉर्थ और साउथ वाले जो पॉइंट है, ठीक है, वो अक्षांशीय रेखाएं नहीं है, ओनली एक बिंदु मात्र है, तो उनको घटा देंगे 181 में से, तो आपके पास खींची गई अक्षांशीय रेखाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में आप याद रखना कि जो अक्षांशीय रेखा होती हैं ये एक वृत्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त मतलब एक सर्कल होती है जो, ठीक है, आप देखोगे कि इस तरीके की लाइनें होती हैं दोस्तों। ये देखो, ये पृथ्वी के ऊपर क्या है दोस्तों? ये भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा उधर से भी आई है, मतलब ये एक संपूर्ण वृत्त है। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा दोस्तों ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से हो जाएगी, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती है? डिवाइड करती है, मतलब उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों को। लेकिन जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ा वृत्त है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है दोस्तों? 0 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वृत्त की, अब अगर आप 0 डिग्री से ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर जाओगे तो आपको इन वृत्तों की जो त्रिज्या है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, और हमने देखा कि बिल्कुल नॉर्थ पोल पर ये बिल्कुल पॉइंट के रूप में हो जाएगा, जिसे हम 90 डिग्री बोलते हैं। इसी प्रकार आप दोस्तों जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उससे अगर साउथ में जाओगे तो इन्हीं सर्कलों की, किसकी? जो अक्षांशीय रेखा होती हैं उनको अक्षांशीय वृत्त भी बोलते हैं। तो इन्हीं सर्कलों की त्रिज्या घटती जाएगी और बिल्कुल साउथ वाले पोल पर ये बिल्कुल एक पॉइंट के रूप में हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? संपूर्ण वृत्त होती हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि एक समानांतर होती हैं, ये पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, समानांतर हमने देखा। ठीक है, ये इस तरीके से समानांतर होती हैं। और एक चीज़ याद रखना कि ये देशांतरों को 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं, मतलब देशांतरों को ये समकोण पर काटती हैं। देशांतर कैसी लाइनें होती हैं दोस्तों? खड़ी लाइनें होती हैं। ठीक है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, ये देशांतर लाइनें होती हैं। देशांतरों के बारे में आगे देखेंगे, अभी अक्षांशों की बात कर रहे हैं। और ये जो आड़ी लाइनें हैं इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, मतलब अक्षांशीय बोलते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ये 90 डिग्री की एंगल पर काट रही है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये समानांतर पैरेलल्स होती हैं, देशांतरों को 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अक्षांशीय रेखाओं की कुछ और विशेषताओं के बारे में। दोस्तों जो अक्षांशीय रेखा होती है संपूर्ण वृत्त होती हैं, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी देखी जाए तो दोस्तों ये 111 किलोमीटर होती है। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? 111 किलोमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा उससे ऊपर जाते जाएंगे तो इनकी जो त्रिज्या है वो घटती चली जाएगी, लेकिन दूरी इनके बीच की नहीं घटेगी। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल पर ये बिंदु हो जाता है, लेकिन फिर भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है, एवरेज 111 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसका साउथ में स्थित है। अपन भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से साउथ की ओर जाएंगे तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी इतनी रहेगी, चाहे आप बिल्कुल साउथ पोल 90 डिग्री पर भी एक बिंदु पर भी पहुंचोगे तो दो रेखाओं के बीच की दूरी आपको इतनी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और उसके अलावा भूमध्य रेखा पर ये सबसे बड़ा वृत्त बनता है। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त, बट यहाँ पर भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी इतनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो
अक्षांश लैटिट्यूड सर्कल है उनकी त्रिज्या घटती चली जाती है, और ये नॉर्थ में बिल्कुल एक पॉइंट के रूप में और साउथ में एक पॉइंट के रूप में डिफाइन हो जाती है। ठीक है, हम इस पर अक्षांशीय रेखाओं को देखेंगे अलग अलग उससे। तो आप इस पर देखोगे तो आपको दिखेगी सबसे बीच वाली लाइन। ठीक है, ये सबसे बीच वाली लाइन है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों आपको नॉर्थ लैटिट्यूड्स मिलेंगे देखने को, मतलब जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। इससे आप अगर नॉर्थ की ओर जाओगे तो आपको ये एंगल्स, ठीक है, अब ये एंगल्स इन एंगल्सों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगी, हमारी अक्षांशीय रेखा बन जाएंगी। ठीक है, और इनमें जो मुख्य अक्षांशीय रेखा है ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जो लैटिट्यूड स्थित है दोस्तों, ये वाला, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो इक्वेटर याद रखना है, एक लैटिट्यूड आपको इक्वेटर याद रखना है जिसको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बोला जाता है, एक आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड, क्योंकि जो हमारे इंडिया से बिल्कुल गुजरता है। और अगर आप भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाओगे तो आपको एक लैटिट्यूड और मिलेगा। ठीक है, जिसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। देखो इसको भी सर्कल बोला जा रहा है क्योंकि ये एक संपूर्ण वृत्त है। ठीक है, बट आप देखते हो कि जो भूमध्य रेखा वाला जो लैटिट्यूड है वो सबसे बड़ी त्रिज्या, मतलब सबसे बड़ा वृत्त है, बृहद वृत्त बोला जाता है। और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की ओर जाओगे तो इन वृत्तों की त्रिज्या घटती चली जाएगी, और बिल्कुल आप अगर ऊपर 90 डिग्री पोल पर पहुंच जाओगे तो ये ओनली ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा इसमें नीचे देखेंगे हम कि जो भूमध्य रेखा है उससे 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड है, उसको क्या नाम दिया गया है, उसको दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और जो भूमध्य रेखा है उससे कितना दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन मैं खींच देता हूँ यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है साउथ 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सर्कल है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है और नीचे की ओर साउथ की ओर जाओगे तो ये भी इन वृत्तों की त्रिज्या घटती चली जाएगी, और बिल्कुल साउथ में ये 90 डिग्री साउथ में एक बिल्कुल बिंदु के बराबर हो जाएगी, मतलब त्रिज्या बिल्कुल बिंदु के बराबर। लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी कितनी बनी रहेगी दोस्तों, 111 किलोमीटर, क्योंकि ये दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखी। बिल्कुल बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड की बात करें तो उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड की बात करें तो उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इनकी त्रिज्या ऊपर की ओर नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो घटती चली जाती है, और इसी प्रकार दोस्तों नीचे की ओर जाएंगे तो ये त्रिज्या इनकी घटती चली जाती है। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा उससे 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड, क्योंकि ये साउथ में आएंगे हम, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। और भूमध्य रेखा से दोस्तों 66.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड उसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, 66.5 डिग्री बिल्कुल। और आप इसमें एक बीच वाली लाइन देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाली लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है इसको लैटिट्यूड नहीं, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, घड़ी लाइन है। ठीक है, लैटिट्यूड तो इनको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर। तो ये जो देशांतर आप देख सकते हो, अक्षांश देशांतर को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, और ये जो बीच वाली देशांतर रेखा है दोस्तों बिल्कुल 90 डिग्री नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। ये जो देशांतर रेखा है इसको बोला जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब 0 डिग्री देशांतर। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का जो गोलार्ध है उसको दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इधर की ओर जाओगे तो पूर्वी गोलार्ध, और इधर की ओर जाओगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, जैसे हमने देखा जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रही थी, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार जो 0 डिग्री नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है खड़ी लाइन, उसको बोलते हैं क्या, 0 डिग्री देशांतर लाइन। क्यों, क्योंकि ये खड़ी लाइन है। तो ये भी पृथ्वी के गोलार्ध को दो भागों में बांटती है, इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। आगे देखेंगे कि ये कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, कौन कौन से महासागरों से गुजरती है, क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है समय, ताप, डिस्टेंस मेजरमेंट में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम भूमध्य रेखा की बात करेंगे। तो अभी मैंने भूमध्य रेखा के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच, अगर आप नॉर्थ पोल से चलोगे और साउथ पोल से चलोगे तो जो बिल्कुल बीचों बीच आपको जो लाइन मिलेगी इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, और इसको जो एंगल दिया गया है वो 0 डिग्री। ठीक है, इसको विषुवती रेखा या भूमध्य रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखा से आप नॉर्थ की ओर जाओगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ की ओर जाओगे तो साउथ लैटिट्यूड। हमने कुछ मुख्य अक्षांशों की बात की। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड स्थित है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री वाला लैटिट्यूड। और भूमध्य रेखा से अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाओगे तो आपको एक लैटिट्यूड और मिलेगा जिसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से साउथ वाला लैटिट्यूड की बात करोगे तो जो 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड है उसको बोला जाता है दोस्तों मकर रेखा, और जो भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड है उसको बोला जाता है दोस्तों अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा के परफेक्ट, मतलब भूमध्य रेखा को बेस बनाकर ही खींचे गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बृहद व्रत, सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ऊपर जाओगे तो व्रतों की त्रिज्या कम होती चली जाएगी, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बिल्कुल बिंदु के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा के बारे में एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि जो सूर्य है दोस्तों,
सूर्य की सबसे ज़्यादा सूर्यता, मतलब सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें जो ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं वो भूमध्य रेखा पर ही पड़ती हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा के बारे में कॉन्सेप्ट और याद रखना। अभी ये बात करेंगे कि भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ महाद्वीपों के, ठीक है, नक्शा आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बना लिया दोस्तों। इसके बाद मैंने ये अफ्रीका बना लिया, और इसके बाद ये इंडिया, सॉरी, ठीक है दोस्तों, मैं ये, ठीक है, और इधर एशिया महाद्वीप के कुछ आइसलैंड कंट्री, और इधर दोस्तों नीचे का जाएगा अपना अफ्रीका। तो हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे थे, तो भूमध्य रेखा जो दोस्तों हैं ये निकलती है, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है दोस्तों इसको बोलती हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, विषुवतीय, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये नीचे वाले नहीं दोस्तों, ऊपर वाले। अब ये साउथ अमेरिका से होकर के जा रही है, ठीक है, और अफ्रीका से होकर के जा रही है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका, और ये एशिया महाद्वीप कुछ आइसलैंड कंट्री से होकर के जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम महासागरों की बात की जाए तो इसमें दोस्तों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये हिंद महासागर, ठीक है, और दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, और भूमध्य रेखा के बारे में हम आगे बात करेंगे जब क्वेश्चनों की बारी आएगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट से होकर के भी गुजरती है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जो लैटिट्यूड है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, अब ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है, तो दोस्तों ये जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें मैक्सिको की खाड़ी से गुजरता है। ठीक है, अफ्रीका से गुजरता है। अफ्रीका से दोस्तों तीनों लैटिट्यूड गुजरती हैं, जो मुख्य लैटिट्यूड है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों लैटिट्यूड अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो ये जो हम कर्क रेखा की बात कर रहे थे, ये मैक्सिको की खाड़ी, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका, ठीक है, और इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इस तरीके से ये इंडिया के बिल्कुल मिडिल से पास होता है। तो ये कर्क रेखा के बारे में बात कर ली। अब कर्क रेखा को दोस्तों, मतलब जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का एंगल है किससे, भूमध्य रेखा से, उसको ही कर्क रेखा क्यों बोला गया है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सूर्य है ना, उसकी जो ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और कर्क रेखा से दोस्तों ये किरणें तिरछी होने लगती है, मतलब क्षैतिज मुड़ने लगती हैं। और इसी प्रकार जो मकर रेखा नहीं हमारी, ये 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड, तो वहाँ से भी जो सूर्य की किरणें हैं वो साउथ की तरफ, ठीक है, क्षैतिज होने लगती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सूर्य तक किसको मिलेगा, ऊर्ध्वाधर किसको मिलेगा दोस्तों, भूमध्य रेखा को। और कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का रीजन है उसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध, टेम्परेट। और जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये साउथ नॉर्थ की ओर बिल्कुल क्षैतिज होने लगेंगी, इसी प्रकार जो मकर रेखा है उससे साउथ की ओर, साउथ लैटिट्यूड की ओर क्षैतिज होने लगेंगी। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा को डिफाइन करने के यही कारण है, सूर्यता के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों मकर रेखा की, तो इसकी बात हमने कर ली। अभी मैंने आपको बताया था ये जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, उससे 23.5 डिग्री जो साउथ वाला लैटिट्यूड है उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये इंग्लिश वर्ड भी आता है मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड है। ठीक है, ये एंगल भी याद रखना, 23.5 डिग्री साउथ वाला। ठीक है, और ठीक है, इसी को क्यों दिया गया है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहीं से दोस्तों साउथ की तरफ क्षैतिज होने लगती है, मुड़ने लगती है। ठीक है, यहाँ तक तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ऊर्ध्वाधर पड़ता है। और दोस्तों जो सूर्य है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर उत्तरायण होता है। ठीक है, और कर्क रेखा पर होता है दोस्तों ये 21 मार्च को। ठीक है, कब होता है दोस्तों, 21 मार्च को। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर ये इक्वानॉक्स बनाता है 23 सितंबर और 23 सितंबर और 21 जून। ठीक है, ये है कुछ। तो मकर रेखा का यही कॉन्सेप्ट है कि ये भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड है। ठीक है, यहाँ से सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर क्षैतिज होने लगती है। और मकर रेखा कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, ये देखा जाए तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। ठीक है, हमने देखा दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है ये, और उसके अलावा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा दोस्तों दक्षिण अमेरिका, और ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। महासागरों की बात की जाए तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के इधर आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर, और इधर पूर्व की साइड अटलांटिक महासागर, इधर हिंद महासागर। ठीक है, और इस तरीके से ये गुजरती है। तो मकर रेखा का यही कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम आगे बात करेंगे। इसमें हमने तीनों लाइनों को बिल्कुल देख लिया। ये कर्क रेखा है दोस्तों, ये बीच वाली इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है, और ये दोस्तों मकर रेखा है अपनी। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड है। ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ऊर्ध्वाधर सिर के ऊपर, मतलब सबसे ज़्यादा
जो सूर्य तप है वो कहाँ पर मिलता है, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा वाला जो रीजन है दोस्तों, ये उष्ण कटिबंध वाला रीजन है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सूर्य तप भूमध्य रेखा पर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ पर होगी दोस्तों, भूमध्य रेखा पर ही होगी, क्योंकि बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो फिर वहाँ का जो वनस्पति है, वहाँ का प्राणी जात, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये सभी चीज़ें बहुत प्रभावित होती हैं। ठीक है, काय से, सूर्य तप से। ठीक है, और सबसे कम दैनिक तापांतर जो पाया जाता है वो भूमध्य रेखा पर ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर हो जाता है दोस्तों दोपहर में एक बार, और कर्क रेखा से ये नॉर्थ पोल की बिल्कुल क्षैतिज होने लगती हैं, इधर सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होने लगती हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात हमने पहले ही कर ली थी। अब आर्कटिक बर्फ की बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम आर्कटिक सर्कल की बात करेंगे और अंटार्कटिक सर्कल की। ठीक है, तो ये आर्कटिक सर्कल है दोस्तों, ये नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है, जो कि भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है ये। ठीक है दोस्तों, इसको डिफाइन करने का कारण ये है, इसको मतलब 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ही क्षैतिज हो जाती हैं ये। ठीक है, जब कर्क रेखा पर सूर्य उत्तरायण होता है तब यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल पर। और जब मकर रेखा पर दोस्तों ये सूर्य उत्तरायण होता है 22 दिसंबर को, तब 6 महीने का जो दिन होता है वो साउथ पोल पर होता है। तो 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल चलता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर का जो रीजन है वो बिल्कुल शीत कटिबंध है। ठीक है, बिल्कुल ही कोल्ड एरिया है दोस्तों। इसी प्रकार जो अंटार्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा से दोस्तों कितना, भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी ये शीत कटिबंध कोल्ड रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य ताप कहाँ पर मिलता है, तो ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा से आर्कटिक सर्कल नॉर्थ का लैटिट्यूड है और अंटार्कटिकल साउथ का लैटिट्यूड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम देशांतर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देशांतर जो होते हैं वो अक्षांशों को हमने देखा समकोण पर काटते हैं। ठीक है, ये खड़ी लाइनें होती हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये खड़ी लाइनें होती हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी आप याद रखना दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। और ये जो बीच वाली लाइन है जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, अगर आप देशांतर, ये बीच वाली लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर दोस्तों पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है, इधर की ओर जाओगे तो पूर्वी गोलार्ध और इधर की ओर जाओगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर की बात हमने कर ली। अब ये कहाँ से होकर के गुजरती है ये आगे देखेंगे हम। ठीक है, और देशांतर का कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसको जीएमटी लाइन बोला जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, ये इसको प्रधान यामोत्तर रेखा बोला जाता है, क्योंकि ये लाइन जो है इसी के बेस पर विभिन्न देश अपने यहाँ पर एक मानक समय रेखा मानते हैं और मानक समय रेखा मान के वहाँ का समय निर्धारण किया जाता है जो कि संपूर्ण देश में लागू होता है। ठीक है, तो इसको इसी लाइन को बेस बनाया जाता है, कौन सी को, 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है दोस्तों, परिभ्रमण कर रही है। ठीक है, और घूर्णन कर रही है। तो जो ये देशांतर है, इससे जो पूर्वी गोलार्ध है ये सबसे पहले मतलब जो टाइम है वो पूर्वी गोलार्ध में आगे रहता है। ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध में पीछे रहता है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देशांतरों की हमने अभी केवल 0 डिग्री देशांतर को देखा। अब देशांतरों का कुछ बेसिक इंपोर्टेंट। ठीक है, तो अक्षांश रेखा देशांतर को समकोण पर काटती हैं, ये बात हमने देख ली। ठीक है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी जो लंबाई होती है वो समान होती है। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि इस तरीके की लाइनें होती है। ठीक है, इस तरीके की, लेकिन आप देखोगे कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन पर भी क्या होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कौन सी रेखा को नाम दिया गया है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात की इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसको तो बोला जाता है जीएमटी लाइन, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, प्रधान यामोत्तर रेखा। इसके बेस पर तो विभिन्न देश अपने यहाँ पर मानक समय निर्धारित करते हैं और टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बट अगर इसी रेखा 0 डिग्री देशांतर से हम 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी की ओर जाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी दोस्तों। ठीक है, जस्ट इसके बिल्कुल उधर। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वो कैसा है दोस्तों, इसकी जियोइड आकृति है। तो हम जाएंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी जाएंगे तो ये लाइन मिलेगी, और इसी लाइन को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, इस लाइन से आप इधर की ओर जाओगे तो एक दिन दोस्तों आपको
बढ़ाना पड़ता है, मतलब पूर्व की ओर जाओगे तो। और इस इंटरनेशनल डेट लाइन से पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको ये एक दिन घटाना पड़ता है पश्चिम की ओर, और पूर्व की ओर दोस्तों आपको जाएंगे तो एक दिन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पूर्वी भाग में जो जीएमटी लाइन है उससे समय आगे रहता है और पश्चिमी भाग में पीछे रहता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। प्रधान यामोत्तर रेखा का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? तो प्रधान यामोत्तर रेखा का कॉन्सेप्ट ये है कि जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो देशांतर रेखा है, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, इधर पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और इसको नाम किया जाता है 0 डिग्री देशांतर। तो इसी लाइन को बोला जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, क्योंकि ये दो यामोत्तरों को आपस में मिला रही है। उसके बाद ये एक अर्धवृत्त होती है। ठीक है, और प्रधान यामोत्तर रेखा, इसका कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर कोई महाद्वीप है। ठीक है, तो इस महाद्वीप में भी एक मानक समय रेखा माननी पड़ेगी। अब ये लाइन, इस लाइन मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड पर स्थित है ये कॉन्टिनेंट। तो जो 1 डिग्री है दोस्तों, ये 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो पूर्व की ओर जाओगे तो ये टाइम बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाओगे तो दोस्तों ये टाइम घटता है। मतलब ये 0 डिग्री देशांतर से आप पूर्व की ओर जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल उधर की ओर जाओगे तो कितने, टोटल कितने देशांतर है 180 थे। ठीक है, और इधर की ओर जाओगे तो कितने कितने दोस्तों 180, टोटल 360। ठीक है, और 1 डिग्री में कितना होता है दोस्तों 4 मिनट, तो 180 में कितना हो जाएगा दोस्तों 12 मिनट, और 180 इधर 12 मिनट, यानी कि टोटल 24 घंटे। तो हम देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व कितने टाइम में घूर्णन करती है 24 घंटे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ठीक है 24 घंटे घूर्णन करती है। तो इसी के आधार पर जो देशांतर रेखाएं उनको इस पर इमेजिन किया गया है। तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर 180 डिग्री, तो हम 0 डिग्री से जो देशांतर पूर्व की ओर अगर हमने 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर चले तो मतलब 1 घंटे आगे हैं काय से, ये 0 डिग्री देशांतर से, मतलब जीएमटी लाइन से। और 15 डिग्री अगर हम इधर की ओर चले, किधर की ओर, पश्चिम की ओर, तो हम 1 घंटे पीछे चले जाएंगे किससे, जीएमटी लाइन से। क्यों 15 डिग्री में, क्यों 1 डिग्री में 4 मिनट होता, तो 15 डिग्री में 15 × 60 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे आगे पीछे को होता है ये। ठीक है, तो टोटल 180 पूर्व की ओर, 180 पश्चिम की ओर, और उसी के आधार पर ये बताया गया है। अब इसमें वर्ल्ड मैप में हम देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो दोस्तों भूमध्य रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरी है। ठीक है, आप देखोगे कि ये क्या है, साउथ अमेरिका दोस्तों, ये अफ्रीका है, और ये एशिया के कुछ कॉन्टिनेंट, सॉरी आइसलैंड कंट्री, मतलब कुछ द्वीपीय देश हैं। और भूमध्य रेखा से कितना ऊपर जाना है आपको, भूमध्य रेखा से जाना है आपको 23.5 डिग्री एंगल। तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो आप पहुँच जाओगे कर्क रेखा पर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लेटीट्यूड है। ठीक है दोस्तों, और ये 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। और अब भूमध्य रेखा से हम नीचे की ओर चलेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी जो कि 23.5 डिग्री साउथ वाला लेटीट्यूड है, और इसको बोला जाता है दोस्तों मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट से, ये मैक्सिको की खाड़ी, अफ्रीका, और इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ठीक है, और कुछ आइसलैंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा तो हमने देख ही लिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, और कुछ एशिया के द्वीपीय देशों से। और जो साउथ वाला लैटिट्यूड है, ये मकर रेखा, ये कहाँ से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। महासागर की बात करें तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर है, ये दोस्तों अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, और इधर भी दोस्तों ये क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, बाकी जो कर्क रेखा है वो मैक्सिको की खाड़ी, ताइवान जल संधि, ठीक है, भूमध्य प्रदेश, इनसे होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। इस स्लाइड से आप क्या सीखने वाले हो, इस स्लाइड से सीखने वाले हो कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो आकृति है वो क्या है, जियोइड है। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की थोड़ी और चपटी है ये। ठीक है, तो ये जो बीच में जो लाइन गई है दोस्तों, इसी को बोला जाता है क्या, इक्वेटर। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, दो उसमें अक्षांशों में डिवाइड कर देती है। और ये जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, लॉन्गिट्यूड। मतलब ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच से हुई उसको 0 डिग्री देशांतर, और इसी प्रकार जो बिल्कुल बीचों बीच से दो गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी, उसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ऊपर की ओर जाओगे तो
ये बढ़ते चले जाएंगे और 90 डिग्री। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से नीचे को जाओगे तो 90 डिग्री। लेकिन जो देशांतर है उससे आप पूर्व की ओर जाओगे तो आपको कितने देशांतर मिलेंगे दोस्तों, 180 देशांतर। और पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको कितने देशांतर मिलेंगे दोस्तों, 180। ठीक है। और प्रत्येक देशांतर को पार करने के लिए आपको कितना, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, कितना, 4 मिनट का। तो प्रत्येक 15 डिग्री पार करने में 1 घंटे, मतलब 15 डिग्री अगर आप पूर्व की ओर चले गए तो आप 1 घंटे आगे हैं, क्योंकि GMT लाइन मतलब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है पीछे जाता है। ठीक है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जो 0 डिग्री देशांतर है जस्ट उसके अपोजिट, मतलब आप देखोगे कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्व चले गए हम। अगर 180 डिग्री पूर्व चले गए और इसी से 180 डिग्री पूर्व चले गए तो आपको एक लाइन मिलेगी, उसी को बोलते हैं IDT, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसकी बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इधर ये सूर्य है। ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, भूमध्य रेखा। तो देखो इस रीजन को क्या नाम दिया गया है, इसको बोल दिया गया है उष्ण कटिबंध। ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे भूमध्य रेखा से दोस्तों, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सूर्य किरण क्षैतिज होने लगती है, वो प्रकाश की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। ठीक है। तो कर्क रेखा से जो देखो इस रीजन को क्या नाम दिया गया है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। मतलब इसमें जो भी कॉन्टिनेंट, जो भी महाद्वीप आएंगे वो शीतोष्ण कटिबंध होंगे। ठीक है, टेम्परेट। और सबसे ऊपर जाएंगे, अब ये जो सर्कल है इसी सर्कल को तो हमने क्या नाम दिया था, आर्कटिक सर्कल नाम दिया था। इसी के और ऊपर जाओगे तो बिल्कुल कोल्ड एरिया, बिल्कुल शीत कटिबंध। ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट दोस्तों नीचे है, मकर रेखा। मकर रेखा तक तो सूर्य की किरणें बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होती है, और मकर रेखा से दोस्तों जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो सूर्य की किरणें क्षैतिज होने लगती हैं। और आर्कटिक सर्कल, सॉरी आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है, अंटार्कटिक सर्कल है, और उसके बीच मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। और अंटार्कटिक सर्कल से 90 डिग्री साउथ वाले लैटिट्यूड की बात करेंगे तो ये जो रीजन है इसको बोला जाता है दोस्तों क्या, शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, मतलब बिल्कुल कोल्ड एरिया। चलिए इसकी और बात करेंगे। जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पर। ये जो बीच वाली लाइन है इनको तो हमने देख ही लिया। और जो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन जो कक्षा समतल बनाती है, ये कक्षीय समतल बनाती है, वो 66.5 डिग्री का बनाती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है दोस्तों, ये जो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। ठीक है, इस टेस्ट को लगाइए दोस्तों, और मैं इन्हीं 10 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं और 10 क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन करके देखेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अलग ही कॉन्सेप्ट पता चलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा होती है, मतलब जो बीच की इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री अक्षांश होता है, आप अगर इससे नॉर्थ की और साउथ की ओर जो एंगल बनते हैं और इन एंगलों को इसी तरह से इसके समानांतर मिलाएंगे तो ये अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ठीक है, तो कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो दोस्तों अगर भूमध्य रेखा से उत्तर और साउथ की ओर जो भी कोणीय दूरी होती है वो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कोणीय दूरी पूछ रहा है तो उसको अक्षांश बोलेंगे एक। ठीक है, जो भूमध्य रेखा से नॉर्थ या साउथ की ओर जो एंगल बनता है दोस्तों 1 डिग्री 2 डिग्री, नॉर्थ पोल तक बिल्कुल 90 डिग्री और साउथ पोल तक 90 डिग्री। ठीक है, तो इनको अक्षांश बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन सा बृहद वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो बृहद वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, तो हम देखेंगे अर्थ पर सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाता है। अर्थ पर सबसे बड़ा वृत्त बनाता है दोस्तों भूमध्य रेखा, इसको हम इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त होता है, और अगर इससे हम नॉर्थ या साउथ की ओर जाएंगे तो इसी के समानांतर जो अक्षांशीय रेखा होती हैं उनका त्रिज्या छोटी होती जाती है और ये लघु वृत्त होते चले जाती हैं दोस्तों। और अगर नॉर्थ की ओर जो नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, वहाँ पर ये अक्षांश पॉइंट एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा से हम साउथ की ओर लैटिट्यूड जो खींचे गए हैं, ठीक है, उनकी त्रिज्या घटती जाती है और साउथ पोल 90 डिग्री पर ये बिल्कुल बिंदु के रूप में। तो सबसे बड़ा वृत्त आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वृत्त कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच। और बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरी है दोस्तों, ये वाली, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर या दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। देखो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा किसको बोला जाता है,
जो भूमध्य रेखा है जो बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरी है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसी को विषुवत रेखा या इक्वेटर बोला जाता है। तो इसी के समानांतर जो कल्पित जो इमेजनरी लाइन है उनको क्या बोला जाता है? तो इसी के समानांतर दोस्तों ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो इन्हीं लाइनों को क्या बोला जाता है? अगर ये कोणीय दूरी पूछ रहा था हमारे से पहले क्वेश्चन में, तो हमने कोणीय दूरी में क्या लगाया? अक्षांश, ओनली अक्षांश। लेकिन यहाँ पर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये क्वेश्चन है उसका, भूमध्य रेखा के समानांतर। तो बिल्कुल ये भूमध्य रेखा के पैरेलल नॉर्थ और साउथ में जो खींची गई लाइनें होती हैं, इन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों टाइम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब 82 मतलब 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है, पर मध्याह्न हो, मतलब 12 बज रहे हो, ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? ये क्वेश्चन है इसका। तो देखो, इसमें दोस्तों अक्षांश वाला नहीं, इसमें देशांतर वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। कौन सा दोस्तों? देशांतर वाला। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं दोस्तों। किस तरीके से पृथ्वी पर जो देशांतर होती हैं उनके अनुसार समय घटता है और बढ़ता है, और किस रेखा को इसके बेस माना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर लाइन। कौन सी दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर से आप अगर पूर्व की ओर जाओगे तो जो टाइम है दोस्तों ये बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर 0 डिग्री देशांतर से आप 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, इसी प्रकार दोस्तों टोटल कितने डिग्री देशांतर है? 180। इसी प्रकार दोस्तों जो 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाओगे तो भी आपको कितने देशांतर मिलेंगे? कितने देशांतर मिलेंगे दोस्तों? 180। तो टोटल 360 होते हैं। लेकिन आपको 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगता है। तो 180 इधर चलने में कितना मिलेगा? 12 घंटे। और इधर कितने में लगेगा? 12 घंटे, यानी कि 24 घंटे। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है, हमारी पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का कितने टाइम में लगाती है? 24 घंटे में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है दोस्तों इसका। अब ये एक बेसिक था, ठीक है, जो हमने समझा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो ग्रीनविच जीएमटी टाइमलाइन है ना, उससे 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री मान के चलो यहाँ पर होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर होगा। ये 82.5 डिग्री वाली लाइन है। कितने डिग्री वाली दोस्तों? 82.5 डिग्री। कौन सी? पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ पर मध्याह्न के 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं दोस्तों? 12, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो सुबह के 6 किस देशांतर पर बजेंगे? अब आप ये देखिए कि दोपहर के 12 बज रहे हैं और हमसे पूछ रहा है ये दोपहर के 12 कहाँ पर बज रहे हैं दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। मतलब पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, मतलब जीएमटी लाइन से आगे की बात कर रहा है, मतलब ये आगे है। अब सुबह के 6 बजे की बात कर रहा है ये, तो ये किस देशांतर पर बजेंगे? उस देशांतर लॉन्गिट्यूड का डिग्री कोणीय माप पूछ रहा है हमसे। तो सुबह के 6 मतलब 12 से आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब पीछे जाएंगे तो आपको इस लाइन से दोस्तों इस इधर की ओर जाना पड़ेगा। अब कितने घंटे का डिफरेंस है दोस्तों इसमें? 6 घंटे का। तो हम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि हमने देखा कि 1 डिग्री चलने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है दोस्तों? 1 डिग्री देशांतर पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हैं? 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का लगता है दोस्तों। तो अगर 1 घंटे की बात करें हम, ठीक है, तो इसमें लगेगा दोस्तों कितना? 15 डिग्री। कितना लगेगा दोस्तों? 15 डिग्री। तो 6 घंटे में कितना लगेगा? 6 घंटे में कितना लगेगा दोस्तों? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कृपया ध्यान से देखिए, इससे आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न मतलब दोपहर के समय हो रहा हो, तब प्रातः 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो हमारा अर्थ होती है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और इसको जीएमटी लाइन बोला जाता है। इसी के बेस पर प्रमुख यामोत्तर रेखा बोला जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। इसी के बेस पर किसी भी देश में दोस्तों एक मानक समय रेखा होती है और वहाँ का टाइम मेजर किया जाता है इसी के बेस पर। तो दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है, इससे अगर आप पूर्व की ओर जाओगे, पूर्व की ओर जितने भी महाद्वीप जितने भी देश में लोगे, तो उसमें जो समय है वो आपको, ठीक है, पूर्व की ओर जाओगे तो बढ़ता है, और आप इसी 0 डिग्री देशांतर जीएमटी लाइन से पश्चिम की ओर जाओगे तो समय दोस्तों घटता है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री देशांतर से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितने भी अभी कितने होते हैं दोस्तों पूर्व की ओर? टोटल 180 डिग्री, ठीक है, लॉन्गिट्यूड देशांतर। और इसी प्रकार जो 0 डिग्री देशांतर है उससे अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो टोटल कितने? 180। तो टोटल 360 क्या होते हैं दोस्तों? 360 देशांतर होते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी पर अर्धवृत्त और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली ये इमेजनरी लाइन होती हैं।
ठीक है, टोटल 360 लाइन हो गई और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट। ठीक है, तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा टोटल? 24 घंटे। ठीक है, टोटल 24 घंटे का समय। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 24 घंटे का समय का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कितना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट। तो 1 घंटे में कितना लगेगा? 1 घंटे में लगेगा दोस्तों 15 डिग्री। मतलब 1 घंटा अगर आप पूर्व की ओर जाओगे तो आपको 15 डिग्री देशांतर को पार करना पड़ेगा, मतलब 15 डिग्री देशांतर चलना पड़ेगा। और 1 घंटे आप अगर पश्चिम की ओर जाओगे तो 15 डिग्री, सॉरी 1 घंटे आप जीएमटी लाइन से 1 घंटे पीछे चले जाओगे, और पूर्व की ओर जाओगे तो 1 घंटे दोस्तों आप आगे चले जाओगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की देखते हैं, ये वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन का कहना दोस्तों हमसे कि जीएमटी लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, मध्याह्न हो रहा हूँ, तो सुबह के 6:30 किस देशांतर पर बज रहे होंगे या किस अंश पर बजेंगे। अब देखो, जीएमटी लाइन मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है उस पर बज रहे हैं कितने? 12, मतलब दोपहर हो रहा है। अब ये सुबह के पूछ रहा है। अब सुबह दोपहर से पहले होती है कि बाद में होती है? पहले होती है। तो आपको जाना पड़ेगा पूर्व की ओर, लेकिन कितने डिग्री जाना पड़ेगा, कितने डिग्री देशांतर को पार करना पड़ेगा जब आप 6:30, जिस स्थान पर 6:30 बज रहे हो वहाँ पर पहुँचोगे। तो देखो 12 से 6:30 कितना घंटे का डिफरेंस है दोस्तों? इसमें घंटे का डिफरेंस है 5.5 घंटे का। कितना दोस्तों? 5.5 घंटे का। अब 5.5 घंटे आपको पूर्व की ओर जाना है, तो कितने डिग्री देशांतर क्रॉस करना पड़ेगा? तो हमने देखा कि 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो कि 5 घंटे और 30 मिनट को आप पार करोगे, तो इसको निकालोगे ना, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा पूर्व की ओर। कितना लॉन्गिट्यूड? आपको जाना पड़ेगा 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। और दोस्तों पूर्व, ईस्टी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पूर्वी देशांतर आपको चलना पड़ेगा जब आप सुबह के, जिस स्थान पर सुबह के 6 बज रहे होंगे आप वहाँ पर पहुँच जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो पूर्व की ओर समय घटता है, और अगर आप पश्चिम की ओर जाते कितना, 82.5 डिग्री, तो दोस्तों आप 6:30, ये शाम की बजती। ठीक है, सुबह के नहीं दोस्तों, ये शाम की बजती फिर, क्योंकि पश्चिम की ओर समय घटता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 82.5 डिग्री पश्चिमी। अब देखो ये पश्चिमी क्यों दे रहा है दोस्तों, ये